नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को तारे का जन्म व इसके मरण के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को इस लेक्चर में तारे के जन्म व इसके मरण के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को इसके बाद मैं इसके अगले लेक्चर में मैं सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इसे समझ जाते हो तो आपको सौर मंडल की उत्पत्ति को भी आसानी से समझ जाओगे। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे हमारे तारे का जन्म व मरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो तारा है वो कैसे बनता है और इसके आकार वगैरह कैसे देखे जाते हैं, इसकी वृद्ध अवस्था या बुढ़ मतलब कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसे हम बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा इसमें। तो हम शुरू करते हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है। दोस्तों की जैसे कि आप लोगों को पहले पता होगा कि एक लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे कि बिग बैंग थ्योरी कहा गया था। और इसमें ही हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे वातावरण या पूरे स्पेस में फैल गया था। और इसी हाइड्रोजन ने जब धीरे धीरे समय के साथ संगठित हुआ, इसके जो धूलकण वगैरह संगठित हुए, तब जाके इसने तारों का रूप लिया। तो ये कैसे लिया, तो यहाँ आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि जो तारे के जो जन्म हुआ था, तारे का जो जन्म है वो सबसे पहले कहाँ, स्टेलट नर्सरी। तारे का जो जन्म होता है वो एक स्टेलट नर्सरी होता है, इसमें तारे का जन्म होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के जो गैस है, आप लोग देख रहे होंगे, ये हाइड्रोजन का गैस है। हाइड्रोजन के गैस जब और धूलकण जब ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब इकट्ठे होने लग जाते हैं तो तारे का सबसे पहला रूप निकलता है जिसे हम हेलो कहते हैं। और ये जो हेलो है, ये हेलो लगभग सूर्य से, हमारा जो सूर्य है उससे 60 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं हेलो के बाद वाले चरण की, तो यह है भ्रूण तारा। आप लोग देखोगे कि जब हाइड्रोजन और जब धूलकण, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलने जाती है तब क्या है, ग्रेविटी के कारण इसके मतलब धूलकण वगैरह चिपकने लग जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इससे क्या होता है कि सबसे पहला तारा जो कि भ्रूण तारा कहलाता है, या बच्चा, आप लोग जानते हो, मतलब सबसे जो नर जो मतलब सबसे जो छोटा बच्चा होता है भ्रूण में, तो वही है ये भ्रूण तारा। इसके बाद जब इसके अगले चरण की बात करते हैं तो ये है हमारा स्थिर तारा। भ्रूण तारा के बाद जो मतलब कि भ्रूण तारा है, फिर उसके बाद वो मतलब ज्यादा बड़ा हो गया तो वो एक स्थिर तारा आ गया। और स्थिर तारा की जब हम बात करते हैं तो ये तारा कुछ समय के लिए स्थिर होता है, मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलने रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर क्या है कि फिर ये धीरे धीरे जब इसके अंदर और जब हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलती है लगातार, तो ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण फिर ये लगातार बढ़ता रहता है। जो ये हाइड्रोजन है ये हीलियम में मतलब लगातार एकदम इतनी तेजी से जो बढ़ते रहता है, तो इसके क्या होता है कि ये सबसे बड़ा तारा बन जाता है जिसे कि लाल रक्त दानव या सुपर रेड जायंट कहते हैं। जिसे कि मतलब ये इतना बड़ा होता है ना। और जब इसका जो धमाका होता है, मतलब कि ये देखो, जैसे कि मान लो कोई भी अब हीलियम मतलब कि हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल गया, और जब हीलियम में जब बदलता है ना तो उससे ज़्यादा मतलब केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार अंदर टकरा रहे हैं। टकराने के कारण क्या होता है कि गतिशील है, टकरा रहे हैं, और टकराने के कारण क्या होता है कि हाँ ऊर्जा ज़्यादा निकलती है। और जब ऊर्जा निकलती है तो धीरे धीरे फैलता है। जैसे कि अगर आप एक गुब्बारे को फुलाते हो तो अब ये तो नहीं है कि आपकी एक छोटी सी गुब्बारा है आप इसको इतना बड़ा फुलाओगे, नहीं, आप इतने बड़े गुब्बारे को इतने बड़े ही फुलाओगे ना। अगर जहाँ उसमें ज़्यादा फूंक मारोगे तो धीरे धीरे इतने बड़े में फूट जाएगा। तो वही होता है कि जब ये रक्त दानव तारा होता है तो ये क्या है कि इसमें जब ज़्यादा मतलब कि गति ज़्यादा होने लग जाती है, तब ये क्या है, एकाएक ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट को सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा भी एक 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था जिसे कि बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया था। वो मानता हूँ वो इससे भी विशाल काय था। लेकिन इसके बाद ही मैं आपको बात करूंगा कि सुपरनोवा का जो थ्योरी है वो किसने दिया। तो 1939 में लिटल लिटन ने दिया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रक्त मतलब ये जो सुपरनोवा का जो सिद्धांत है ये 1939 में लिटल लिटन ने दिया था। और इन्होंने ही इस परिकल्पना को या सिद्धांत को पेश किया था कि जो हमारे जो सौरमंडल है या अन्य जो आकाश गंगाएं हैं उसकी उत्पत्ति इसी सुपरनोवा से ही हुआ है। इसके बाद जब हम सुपरनोवा के बाद वाले स्टेज की बात करते हैं, चरण की बात करते हैं, तो जब सुपरनोवा का क्या हुआ कि ये फूट गया, मतलब ये गुब्बारा समझ लो कि फूट गया। और जब गुब्बारा जब फूटता है तो उसके अंश बच जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बच जाता होगा। तो उसे ही, उसके बचे हुए कोर को ही, उसके बीच के केंद्र को ही न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। ऐसा इसलिए न्यूट्रॉन तारा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके अंदर न्यूट्रॉन की मात्रा है, जो न्यूट्रॉन ना लगातार गतिशील करते रहते हैं, गतिशील हैं ये न्यूट्रॉन। और इसमें क्या ऊर्जा इतनी है ना कि भले इसकी साइज छोटी होती है पर इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और ये आगे चल के हमारा न्यूट्रॉन तारा से फिर जाके ये एक सूर्य का रूप ले लेता है, सूर्य का रूप ले लेता है। जैसे कि आप लोग न्यूट्रॉन तारा के बाद वाले का स्टेज को देखोगे तो ये हमारी सौर मंडल है। ये जो है ना अभी आप लोग ये देख रहे हो, या 8 डॉट और एक ये रेड डॉट, तो ये हमारे सौर मंडल है। और ये सौर मंडल कब बनता है, जब न्यूट्रॉन तारा
कुछ करोड़ साल बाद जब आगे चल के जब ज़्यादा ही चमकदार हो जाता है। अभी न्यूट्रॉन तारा क्या है, अभी चमकदार नहीं है, अभी इसके अंदर गति हो रही है। न्यूट्रॉन तारा अभी इसके अंदर गति हो रही है, लेकिन जब हम इसके जब कुछ करोड़ साल बाद आगे जाएंगे तो ये क्या होगा कि इसकी गति कम हो जाएगी और इसकी लाइट यानी इसकी जो चमक है वो ज़्यादा फैल जाएगी। और फिर क्या होगा कि सूर्य का निर्माण होगा। और सूर्य के आसपास यहाँ आपने देखा होगा कि जब सुपरनोवा हुआ था तो ये गुब्बारा जो मतलब कि ये जो फूटा था, ये तारा जब फूटा था तो इसके आसपास जो मलबे बिखरे थे, तो इन मलबों मतलब कि ये तो न्यूट्रॉन तारा तो बच गया, लेकिन इसके आसपास के जो मलबे थे वो भी इसके साथ गुरुत्वाकर्षण बल के साथ ही यहाँ चल रहे थे। और चलने के साथ साथ क्या हुआ कि समय के साथ इन्हीं जो मलबों ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आप को मतलब इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा होने के बाद ही ये प्लेनेट का रूप ले लिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो सूर्य है हमारे सौर मंडल में सबसे केंद्र में है, और इसके आसपास जो 8 जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं तो वो ये रहे। तो ये भी हमारा सौर मंडल का भी निर्माण ऐसा ही होता है, लेकिन मैं सौर मंडल के निर्माण में आगे आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। यहाँ तो बस मैंने आप लोगों को तारे के जन्म के अंदर सौर मंडल का बता रहा हूँ। उसके बाद जब हम सूर्य की बात करते हैं, जो हमारा सौर मंडल है यहाँ, इसके बाद जब हम इसके सूर्य की बात करेंगे तो अभी जो सूर्य है ये आगे चल के क्या होगा, लगभग कुछ अरब वर्ष बाद ये भी एक मतलब कि ठंडा हो जाएगा। कहते हैं ना, जब आग आप जलाते हो तो वो आग तो हमेशा जलती रहती है ही नहीं, उसमें भी मतलब कि वो एक ना एक समय तो बुझेगी। तो क्या है कि इसकी ना जो आग है ये बुझते बुझते मतलब कि सफ़ेद हो जाएगी, तो इसी को हम सफ़ेद ड्वार्फ कहते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये है सफ़ेद ड्वार्फ। तो सफ़ेद ड्वार्फ जो है ये फिर क्या है, अभी इसके अंदर अभी ऊर्जा कम है इसलिए सफ़ेद दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अभी लाल है इसलिए चमकदार दिखाई दे रही है, और जब ये आगे जब ठंडी हो जाती है तो सफ़ेद हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई हम गैस ही जलाते हैं तो जो गैस की जो बर्नर होती है वो कैसे धीरे धीरे मतलब लाल हो जाती है, लाल हो जाती है। फिर जब उसका लालपन जब खत्म हो जाता है, जब वो ठंडी हो जाती है तब वो काली हो जाती है जैसे पहले थी। तो यहाँ पर क्या है कि अभी ये सफ़ेद है, लाल थी फिर सफ़ेद हुई, फिर ये क्या है धीरे धीरे ठंडी होते 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 फिर ये काली बन जाती है, काली, जिसे कि काला ड्वार्फ यहाँ लिखा गया, आप लोग देख रहे हो काला ड्वार्फ बन जाता है। अब मतलब काला ड्वार्फ मतलब ये है कि अब इसकी जो हर प्रकार की जो ऊर्जा है वो समाप्त हो चुकी है। और फिर ये क्या है कि फिर कुछ समय बाद ये जो ब्लैक होल है, आप लोग यहाँ देख रहे होगे ये ब्लैक होल है, ये कृष्ण विवर, इसमें जाके ये जो है सूर्य या इसके आसपास के जो प्लेनेट है ये इसके अंदर चला जाता है या चली जाती है। तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर तारे का मृत्यु या तारे के जो कहते हैं विनाश हो जाता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर तारे के जन्म से लेकर तारे की मृत्यु तक बता दिया है। इसी के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया था सौर मंडल के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं ना तो ब्लैक होल के साइज की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसकी जो साइज है ना वो एक एटम से लेके एक बहुत बड़ी विशालकाय क्षेत्र तक हो सकता है। और ब्लैक होल को वैसे हम जानेंगे कैसे कि ब्लैक होल कैसे बनता है, क्या है। तो ब्लैक होल बनता ऐसे है कि यहाँ पर जब किसी बड़े तारे का नाश हो जाता है तो वहाँ पर एक अलग ही गति काम करती है। मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा गति या ऊर्जा का पलायन हो जाता है एकाएक। वहाँ पर मतलब एक बीवर या होल बन जाता है, मतलब बीवर बन जाता है। और इससे क्या है कि यहाँ पर अगर आप लोग कहोगे कि इसे हम पहचाने कैसे ब्लैक होल को, तो वैसे तो ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है ना कि यहाँ पर अगर आप मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप ना ब्लैक होल के ऊपर खड़े हो जाते हो और आपके हाथ में टॉर्च है, आप टॉर्च को ब्लैक होल के विपरीत दिशा में मार रहे हो, तो वो जो टॉर्च की जो लाइट है ना वो भी ब्लैक होल खींच लेती है वापस। सोचो इतना पावरफुल है, आप मतलब यकीन नहीं कर सकते इतना पावरफुल है। तो आप लोग कहोगे फिर और इसे ना, और हम ब्लैक होल को ना दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं। सोचो जरा, दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है ना कि यहाँ ये मतलब कि ऊर्जा को या प्रकाश को अपने पास इतनी तेजी से खींचती है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है वहाँ। तो फिर आप लोग कहोगे कि हम पता कैसे करें और हमें पता कैसे चलता है कि ब्लैक होल भी है। तो देखो पता कैसे चलता है कि मान लो आपने मतलब कि टॉर्च लाइट मार, मतलब आपके हाथ में टॉर्च है, आपने टॉर्च से आपने लाइट मारा है। लेकिन यहाँ क्या है कि टॉर्च से मान लो लाइट जा रही है, यहाँ से मान लो यहाँ ये टॉर्च है और आपने टॉर्च से लाइट मार रहे हो आप, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर ब्लैक होल है ना, यहाँ पर ब्लैक होल है, तो ये जो प्रकाश है ना ये प्रकाश इधर खींची जाती है। मतलब ये टॉर्च की जो लाइट है, टॉर्च की लाइट प्रकाश की तरफ से इधर खींची जाती है। तो जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो देखते हैं कि ये कहा है कि यहाँ जो प्रकाश है वो यहाँ सीधे जाने के बजाय इधर कैसे गमन कर रही है। तब जाके लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई ब्लैक होल है जो कि प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और खींच रही है। तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ ब्लैक होल है। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक तारे की अवस्था की बताऊंगा। यहाँ पर तो मैंने आपको तारे के जन्म से लेके उसके सारे चरणों के बारे में बता दिया है। इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को तारे के उम्र के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको तारे की पहचान कैसे करनी है कि तारा कौन सा तारा बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, जो भी हो, कैसे पता करोगे।
देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ कि जो नीला और जो सफेद तारा होता है, नीला और सफेद तारा वो क्या है, वो युवा तारा होता है। मतलब कि युवा मतलब कि थोड़ा कहते हैं ना बच्चा ना ज्यादा बड़ा, मतलब युवा। उसके बाद जब हम बात करते हैं नारंगी तारे की, तो नारंगी तारा जो है ना वो प्रौढ़ होता है। मतलब प्रौढ़ मतलब कि थोड़ा जवान से थोड़ा ऊपर, समझ रहे हो ना, प्रौढ़ मतलब कि एक तरह से विकसित, और वो नारंगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं लाल तारे की, तो लाल तारा यानी कि वृद्ध तारा। और हमारा जो सूर्य है ये भी अभी प्रौढ़ और वृद्ध के बीच में है। मतलब कि हमारा जो सूर्य है इसकी एज वैसे तो कुल लाइफ एक्सपेंसी मतलब कि इसकी है 10 अरब वर्ष, लेकिन जिसमें से इसने लगभग 4.5 अरब वर्ष जी चुका है। तो आगे आने वाले समय में इसको यहाँ तक सफर करने में, ब्लैक होल तक सफर करने में लगभग 5 अरब वर्ष और लगेंगे। यानी कि हम लोग अगर बचे रहें, जिंदा रहेंगे, मतलब हमारे जो भी हो, हमारी जो वंशज है तो ये बताऊं कब तक चलेगी, आने वाले 5 अरब वर्ष तक जिंदा रहेंगे। और वो लगभग 5 अरब क्या, यहीं तक आते आते लगभग आपको पता होगा यहीं तक ना, जो सफेदपन होते ही इसकी प्रकाश समाप्त हो जाएगी, जिससे कि फिर इंसानों का विनाश, इंसानों का क्या पूरी पृथ्वी का ही विनाश हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी जो ग्रह हैं या प्लेनेट हैं इन सब का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को तारे का जन्म, तारे का मरण में हैलो, भ्रूण तारा, स्थिर तारा, रक्त दानव, न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद सौर मंडल, फिर सफेद द्वार, फिर काला द्वार, और इनके बाद मैंने इन सब के बारे में बता दिया आप लोगों को। तो दोस्तों यही थी मेरे तारे के जन्म व मरण की बात। उसके बाद में दोस्तों इसके बाद का जो हमारा लेक्चर है वो है सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आप लोगों को सौर मंडल का जो जन्म है या उत्पत्ति है वो आप लोगों को एक मतलब बिना किसी गुत्थे के मतलब आसानी से समझ सकते हो। इसलिए मैंने आप लोगों को सौरमंडल से पहले तारे का जन्म समझाया। वैसे तो दूसरा लेक्चर हमारा सौरमंडल ही था, लेकिन सौरमंडल आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को तारे का जन्म व मरण के बारे में बता दिया है। आप लोग इस वीडियो को मतलब कि देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि अब मैं ज्योग्राफी की क्लासेस ऐसे ही लेते रहूंगा। वैसे तो ये एस्ट्रोनॉमी की है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और अन्य जो मतलब हर तरह के पढ़ाऊंगा। तो यही थी वीडियो, देखते रहना। धन्यवाद।